फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। नतीजों से पहले ही हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद पर दावेदारी शुरू। बीजेपी भी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। झारखंड चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मीटिंग में शामिल। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। कांग्रेस दिल्ली में 23 अक्टूबर से नया यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब हरियाणा की तर्ज पर आप से गठबंधन नहीं होगा। नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई है। गृह मंत्री बोले 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सियालदह कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में 200 लोगों के बयान दर्ज हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 4 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। मुइज़्ज़ू ने आज हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। मुइज़्ज़ू ने पीएम मोदी का शुक्रिया जताया है। एनसीईआरटी की किताबें अब ऑनलाइन खरीदी जा सकेंगी। ये किताबें अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी 15 करोड़ किताबें प्रकाशित करेगा। त्योहारी सीजन में टमाटर के बढ़ते भाव पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश। अब सरकार आम लोगों को 65 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर मुहैया कराएगी। अभी टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा हो गई है। यह सम्मान 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवकुन को मिला है। इन्हें माइक्रो आरएनए पर उनके काम के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। तब बात करते हैं भारत के करीबी पड़ोसी और नए घनिष्ठ मित्र की, जो चीन के परम शिष्य के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालदीव की, जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 4 दिनों के दौरे पर भारत आए हुए हैं। ये अपने देश की सत्ता में आए तो थे भारत विरोधी एजेंडा चलाकर, इंडिया आउट का नारा देकर ये सत्ता तक पहुंचे थे। लेकिन आज की तारीख में न सिर्फ इनके तेवर नरम पड़ गए हैं, बल्कि इनकी जुबान पर भारत का ही नाम है। ये सारी गलतफहमियां दूर करके भारत से दोस्ती बढ़ाने और समझौते करने को आतुर हैं। आज दोपहर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का भारत में स्वागत सत्कार हुआ। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान मुइज़्ज़ू की अगवानी की। तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पीएम मोदी और मुइज़्ज़ू एक साथ बैठे हैं। दोनों नेता हाथ मिला रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक बढ़त के वो सबूत हैं जिनको देखकर आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि ये वही मुइज़्ज़ू है जिनको जिनपिंग ने भारत के खिलाफ तैयार किया था, जो जिनपिंग के इशारे पर भारत विरोधी तेवर दिखा रहे थे। लेकिन इसके बाद भारत ने चीन पर ऐसी कूटनीतिक स्ट्राइक की जिससे भारत का विरोध करने और तेवर दिखाने वाले अब भारत के दौरे पर हैं और दिल्ली से अपने पूर्व गुरु चीन को संदेश भी दे रहे हैं। मुइज़्ज़ू ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो सब कुछ कह दिया जो कहना चाहते थे। वो सब कुछ कर दिया जो कूटनीतिक रूप से भारत को बढ़त देता है। मुइज़्ज़ू ने कहा है कि वो मालदीव फर्स्ट नीति पर चलेंगे। चीन के लिए इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अब मालदीव पहले की तरह चीन के इशारे पर नहीं नाचेगा। मुइज़्ज़ू ने यह भी कहा है कि संबंधों में भारत को प्राथमिकता देते रहेंगे। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि मालदीव में चीन की एंटी इंडिया पॉलिसी अब एक्सपायर हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मालदीव भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। इसके भी कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि मालदीव अब सुरक्षा की दृष्टि से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि चीन के मदद जाल में फंसकर वो आंख मूंद कर जिनपिंग के पक्ष में निर्णय लेता रहेगा। एक और बात जो मुइज़्ज़ू ने कही है वो ये कि भारत के साथ मालदीव के मजबूत और रणनीतिक संबंध हैं। यानी मालदीव अब मदद के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में।
us to stay on for the next exchange, which is the renewal of MOU. भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। India is a key partner in the socio-economic and infrastructure development of the Maldives and has stood by the Maldives during our times of need. I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance and cooperation extended to the Maldives over the years. कूटनीति में युद्ध की तरह बम, मिसाइल, टैंकों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जीत जरूर होती है और ये जीत कई मायनों में अहम होती है। भारत और मालदीव के बेहतर हो रहे संबंधों को आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। आज भारत की धरती पर कदम रखने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति भी रणनीतिक संदेश दे रहे हैं और आज द्विपक्षीय मुलाकात और समझौतों के बाद पीएम मोदी ने भी संकेत दिए हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत को पूरा किया है। प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराया है। कोविड के समय वैक्सीन से मदद की है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब आपसी सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। भारत ने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। मालदीव में पुनर्विकसित हनी माधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। इनके अलावा 6 और आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुआ है। आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे मालदीव को लेकर क्या कुछ कहा है। भारत और मालदीव की दोस्ती वाली तस्वीर को फिक्र के लेंस से देखेंगे तो मालदीव की सत्ता में जो परिवर्तन आया था उसके बाद कई भारत विरोधी सिग्नल देखने को मिले थे, लेकिन चीन अपनी मौका परस्ती से बाज नहीं आता, इसीलिए कोई उस पर विश्वास भी नहीं करता। मालदीव के साथ भी कुछ यही हुआ है। हालांकि कूटनीति में परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, लेकिन भारत ने ऐसा कूटनीतिक मैनेजमेंट किया कि अब मालदीव भी चीन से उचित दूरी बनाकर भारत के प्रति झुकाव दिखा रहा है। ये संतुलन भारत के एंगल से शुभ है। और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों का इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा है। अब से करीब 11 घंटे के बाद दोनों जगहों के रुझानों के आने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विवादों का नया चैप्टर खुल गया है, जिसकी वजह जम्मू कश्मीर में नामित होने वाले 5 विधायक हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 46 होता है, लेकिन 5 सदस्यों को मनोनीत भी किया जाएगा। उपराज्यपाल 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे, जिससे विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी और उस स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 48 तक पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगा रहे हैं, यानी किसी भी दल को बहुमत मिलने का अनुमान कम है। ऐसे में माना जा रहा है कि उपराज्यपाल के मनोनीत विधायकों की भूमिका अहम हो जाएगी। वो जिस पक्ष के साथ जाएंगे उस पक्ष को 5 विधायकों की बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि नामित विधायकों को वही सारे अधिकार मिलेंगे जो चुने हुए विधायकों को मिलते हैं। चुने हुए विधायकों की तरह नामित विधायक भी विधानसभा में वोट कर पाएंगे। नामित विधायकों के वोटों से सदन में बहुमत का आंकड़ा बढ़ेगा और घटेगा। इसीलिए नतीजों से पहले ही इस पर विवाद की टिक टिक बजने लगी है। इंडिया गठबंधन समेत विपक्ष के करीब करीब सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं।
जबकि बीजेपी कह रही है कि उपराज्यपाल के पास जो अधिकार हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें गलत क्या है? इंडिया गठबंधन भी विधायकों को नामित करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि पहले सरकार बने, फिर सरकार की सलाह पर विधायक मनोनीत हो। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती एलजी द्वारा नामित होने वाले विधायकों की खबर से ही काफी गुस्से में हैं। वो लिख रही हैं कि एलजी के जरिए नामित होने वाले सभी 5 विधायक बीजेपी के सदस्य हैं या पार्टी से जुड़े हैं। ये नतीजों से पहले की गई धांधली और शर्मनाक हेराफेरी होगी। बेहतर होता कि सभी 90 सदस्यों को नामित कर दिया जाता। चुनाव क्यों करवाए गए? 1987 के हाईजैक हुए चुनाव ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, फिर भी कोई सबक नहीं सीखा गया। वैसे जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस वक्त में भी विधायकों को नामित किया जाता था। पहले 2 विधायकों को नामित किया जाता था, अब 5 विधायकों को नामित किया जाएगा। इसमें 1 सीट महिला के लिए आरक्षित होगी, 1 पीओके से आया शरणार्थी होगा, 2 विस्थापित कश्मीरी पंडित होंगे और 1 कोई भी नागरिक हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनने से पहले इस तरह विधायकों की नियुक्ति गलत है, लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उपराज्यपाल बिना सरकार के गठन और सहमति के विधायकों को मनोनीत कर रहे हों। 2018 में पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने 3 विधायकों को मनोनीत किया था। उपराज्यपाल ने बिना सरकार की सहमति के इन्हें मनोनीत किया था, जिसे पहले मद्रास हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तभी कहा था कि विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सरकार से परामर्श जरूरी नहीं है। ये केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों के अधीन आता है। वैसे एक्सपर्ट इस मामले में अलग अलग विचार रखते हैं। राजनीतिक दलों के बयान और विशेषज्ञों के विचार पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है। इसे आप देखिए और समझिए। अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जब डिस्कस किया, पास किया, तो उसमें उसका प्रावधान है और जो भी निर्णय होगा वो कानून के मुताबिक होगा और जो कानून में विधित है, जो देश के पार्लियामेंट ने पास किया है, उसी के अनुसार तो होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है, तो ना हमारा कोई प्रेरोगेटिव है, ना अभी हम सरकार में हैं। कल आंकड़े जो आएंगे उसके बाद सब चीजें ठीक होंगी, पता चलेंगी। हमें विश्वास है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगा। नॉमिनेशन में कोई बार नहीं, जो नोट बन चुका है उसमें। वैसे जम्मू कश्मीर में मनोनीत विधायकों का मुद्दा तो है ही, सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिला तो क्या पीडीपी उनके साथ जाएगी? इस पर इशारों में बात शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया और कहा कि उन्हें बहुमत मिल जाएगा, फिर भी वो पीडीपी में से समर्थन लेंगे क्योंकि हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इल्तिजा मुफ्ती ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, नतीजों के बाद हम सेक्युलर फ्रंट को समर्थन देने का फैसला करेंगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त हैं। यानी नतीजों से पहले ही फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में दोस्ती बढ़ने लगी है। और अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो संभव है कि इंडिया गठबंधन के वो दल जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे साथ आएं और सरकार बनाएं। We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections, and I'm sure Congress will have no objections. भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 12 से 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने की संभावना है। 15 आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स भी होंगे और मुझे विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब अपने विधायक जीत के आएगी और कुछ बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे तो बीजेपी की सरकार। लगातार जो है विजय रथ चल रहा है और आज अगर आप देखें तो शुरू करें तो जम्मू कश्मीर से शुरू करें। जम्मू कश्मीर में भी पूरी संभावना है इंडिया गठबंधन की।
मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा मिलके यूनियन सरकार से कह दें कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें AIP का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीजों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। भारत का संविधान अब जम्मू कश्मीर में पूर्णतः लागू है और निश्चित रूप से मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां बनने वाली है। कुल मिलाकर सब कुछ नतीजों पर निर्भर है, क्योंकि अगर किसी के हिस्से में बहुमत आ गया तो सरकार के गठन में सब कुछ सीधा और सपाट रहेगा, नहीं तो जोड़ तोड़ वाले फॉर्मूले को रोकना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर से चलते हैं हरियाणा। कल सुबह से वहां के रुझान भी आने लगेंगे और दोपहर तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में भले ही त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं, लेकिन हरियाणा के एग्जिट पोल में बहुमत की तस्वीर साफ है। सभी एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। हालांकि बहुमत किसे मिलेगा इसका पता कल चलेगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस खेमे से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की गुटबाजी की खबरें आती रहीं, ठीक उसी तरह यही दो चेहरे फिर से मैदान में हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर वो बयान भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं एग्जिट पोल से उत्साहित कांग्रेस के दिग्गज नेता कह क्या रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ना मैं टायर्ड हूं और ना रिटायर्ड। सीएम पद पर पहले विधायकों की राय ली जाए, फिर आला कमान को फैसला लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का भी कहना है कि दशकों से प्रक्रिया यही रही है कि पहले विधायक दल की बैठक होती है और फिर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है, जबकि हुड्डा विरोधी खेमे की कुमारी शैलजा कह रही हैं कि हम सब पार्टी का हिस्सा हैं, अंतिम फैसला तो हाईकमान ही करेगा। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। नौजवानों को मौका देंगे क्या? मैं क्या लगता हूँ आपको? बहुत से पहलू होते हैं जो हाईकमान उन सब पहलुओं पर विचार करके ही अपना फैसला, ये तभी बात होती है। देखो ये बातें तभी हैं कि स्टेट में एक अपने MLAs की भी और भी ये सब बातें, लेकिन फैसला अंतिम हाईकमान पे इसीलिए छोड़ा जाता है और ये हर स्टेट में बार बार होता रहा है कि हाईकमान इन सब बातों को देखते हुए अपना फैसला देगा। कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए विधायक दल की बैठक होती है। केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे, वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं। मतलब अभी नतीजे नहीं आए हैं, किसे बहुमत मिलेगा किसे नहीं इसका पता नहीं है, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए दावेदार जरूर शुरू हो गई है। अगर आपने भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर गौर किया हो तो दोनों का जोर इस बात पर है कि पहले विधायकों की राय ली जाए, फिर आला कमान कोई निर्णय ले। वहीं कुमारी शैलजा के बयान में ज्यादा झुकाव हाईकमान की तरफ है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक हरियाणा की 90 सीटों में से हुड्डा खेमे के 72 से 75 उम्मीदवारों को टिकट मिला, जबकि शैलजा खेमे के महज 9 से 10 उम्मीदवार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मानते हैं कि ज्यादा टिकट उनके समर्थकों को मिले हैं, तो जीतने वाले समर्थक भी ज्यादातर उन्हीं के होंगे। ऐसे में उनका पलड़ा भारी रहेगा, इसीलिए वो बार बार विधायक दल की राय लेने पर जोर दे रहे हैं। जबकि कुमारी शैलजा को पता है कि जीत की सूरत में भी उनके पास ज्यादा विधायक नहीं होंगे। ऐसे में उन्हें गांधी परिवार से अपनी नजदीकी पर ज्यादा भरोसा है। उनको ऐसा लगता है कि 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया गया था तब उनके साथ भी विधायक नहीं थे। उस वक्त ज्यादातर विधायक भजन लाल के साथ थे। भजन लाल का सीएम बनना भी तय था, लेकिन आखिर में आला कमान ने हुड्डा का नाम आगे बढ़ा दिया और विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व का फैसला मानते हुए हुड्डा को मुख्यमंत्री मान लिया। शैलजा को लगता है कि अगर इस बार भी आला कमान दखल दे तो शायद हरियाणा में 2005 वाली तस्वीर बन जाए, परंतु ये सब तभी हो पाएगा जब कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। यानी नतीजे आने से पहले एक परंतु वाला बैरिकेड रास्ते में है। वैसे दूसरी तरफ बीजेपी भी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। फिक्र में इसके बाद
अब बात अगले महीने अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की, जहां कमला हैरिस ताबड़तोड़ कैंपेन कर रही हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के लिए फिर उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां उन पर गोली चली थी। लेकिन इस बार उनके साथ टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क भी थे। पहली तस्वीर 13 जुलाई की है, जब पेंसिल्वेनिया के बटलर हाउस में ट्रंप पर गोली चली थी। वो बुलेट उनके कान को छू कर निकल गई थी। उनका चेहरा खून से सन गया था और फिर मुट्ठी बांधकर उन्होंने फाइट 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 का नारा लगाया था। ट्रंप की ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी और कल 6 अक्टूबर को उसी स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क के साथ पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से यहां उनके सामने एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। एलॉन मस्क की वजह से ट्रंप की इस रैली का जोश हाई था। एलॉन मस्क की स्टेज पर एंट्री भी बेहद दिलचस्प रही। ट्रंप स्टेज पर कांच के ग्लास के पीछे खड़े थे, वो ट्रंप को पुकार रहे थे, तभी एलॉन मस्क ने जंप करते हुए स्टेज पर एंट्री ली। और इसके बाद लोगों का जोश तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब एलॉन मस्क ने कहा कि एक राष्ट्रपति सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था, जबकि दूसरा गोली खाकर भी लड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 3 महीने बाद ट्रंप पेंसिल्वेनिया के उसी स्टेज पर थे जब उन पर गोलियां चली। ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत भी उस थर्राने वाले लम्हे को याद करते हुए की जब उनका चेहरा खून से सन गया था। ट्रंप के इन शब्दों को सुनकर पेंसिल्वेनिया के बटलर हाउस में पहुंची भीड़ के शोर ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ट्रंप की इस रैली को लेकर अमेरिका में जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। इसके लाइव कवरेज ने अमेरिका में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर ही करोड़ों लोगों ने इस रैली को लाइव देखा। और इसके पीछे एक बड़ी वजह एलॉन मस्क भी थे। मस्क ने पहले तो छलांग लगाते हुए इस स्टेज पर एंट्री ली। इसके बाद जब माइक संभाला तो ट्रंप की तारीफ में कह दिया कि एक राष्ट्रपति सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाता और दूसरा राष्ट्रपति गोली खाकर भी लड़ रहा है। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति उम्मीदवार है और अगर जीते तो 4 साल बाद 82 वर्ष की उम्र में कार्यकाल पूरा करने वाले अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होंगे। फिक्र में अब खबरों की दिशा को पश्चिम एशिया में छिड़े सबसे भीषण युद्ध की तरफ मोड़ते हैं। आज 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन 1 साल पहले इजराइल हमास जंग की शुरुआत हुई थी। इस जंग में कितना विनाश हुआ है, कितनी भीषण तबाही मची है, उसे समझने के लिए एक तस्वीर जरूर देखिए। इजराइल ने गाजा में पिछले 1 साल में करोड़ों डॉलर्स का खर्च करके हजारों मिसाइलें बरसाई हैं। गाजा को खंडरों से भरे शमशान में तब्दील कर दिया है। हालत यह है कि गाजा में इमारतों के मलबे को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चौंकाने वाला दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में इमारतों का मलबा अगर जमा किया जाए तो ये मिस्र के सबसे बड़े गीजा के पिरामिड से भी 11 गुना ऊंचा हो जाएगा। वहीं यह कुतुब मीनार से 28 गुना ऊंचा हो जाएगा। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर फिलिस्तीन के गाजा में कितना विनाश हुआ होगा। और ये सब पिछले 1 वर्ष में ही हुआ है, सिर्फ 365 दिन में हुआ है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर बहुत बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। इसके साथ ही हमास ने 250 इजरायली नागरिकों का अपहरण कर लिया था। इसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने सबसे पहले गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इजराइल ने पिछले 1 वर्ष में गाजा में जितनी भीषण बमबारी की, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में हुए महाविनाश की याद दिला दी। यूएन का दावा है कि गाजा में इतने बच्चे मारे गए जितने दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं मारे गए थे। गाजा में भीषण विनाश और तबाही पर संयुक्त राष्ट्र ने सैटेलाइट डेटा के आधार पर एक फैक्ट शीट तैयार की है। इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गाजा में 1,63,000 इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। 1 साल में 4 करोड़ 20 लाख टन मलबा जमा हो चुका है। यूएन के मुताबिक 1 करोड़ टन मलबा साफ करने का खर्च करीब 2,353 करोड़ रुपए तक आएगा। इस तरह पूरा मलबा हटाने में करीब 10,084 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूएन के मुताबिक गाजा से पूरा मलबा हटाने में 14 वर्ष लग जाएंगे। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन मलबों में अभी भी करीब 10,000 शव दबे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 23 लाख टन मलबा दूषित हो रहा है, यानी गाजा में हुआ विनाश कल्पना से भी परे है।
जबकि दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग के 1 साल होने पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी एक बयान जारी कर ये बताया कि आखिर उस पर कितने हमले हुए। IDF के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि 1 साल में इजराइल पर 26,000 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए गए। 1 साल में गाजा से 13,200 रॉकेट बरसाए गए। लेबनान से 12,400 मिसाइलें बरसाई गईं। ईरान से 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। यमन से 180 रॉकेट दागे गए। वहीं सीरिया से भी 60 से ज्यादा मिसाइलों की बारिश की गई। पिछले 1 साल में इजराइल हमास जंग में बहुत कुछ बदल चुका है। ये जंग गाजा से आगे बढ़कर लेबनान और अब ईरान तक पहुंच चुकी है। आज आपको बताएंगे कि आखिर इजराइल ने इस जंग से हासिल क्या किया है, लेकिन पहले सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है। हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हम अपने देश को हमास, ईरान, हिजबुल्ला, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती और इराक सीरिया के शिया मिलिटेंट्स के हमलों से बचा रहे हैं। यानी नेतन्याहू ने जिस हमास को मिटाने की कसम खाई थी, जिस गाजा को 1 साल में शमशान बना दिया, अब हालात ये बन गए हैं कि अब इजराइल को 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। लेकिन 1 साल में इजराइल ने अपने किन बड़े दुश्मनों को निपटाया है वो भी देख लीजिए। इजराइल ने 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया। इससे पहले 31 जुलाई 2024 को हमास का टॉप पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया भी IDF के हमले में मारा गया। जबकि 30 जुलाई 2024 को IDF ने हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को निपटा दिया। वहीं 13 जुलाई 2024 को हमास की मिलिट्री विंग का कमांडर मोहम्मद दाइफ मारा गया। इसके अलावा पिछले 1 साल में इजराइल ने हिजबुल्ला और हमास के 20 से ज्यादा कमांडर्स को मारा है। माउंट लेबनान के इलाके को भी लगातार इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया। अगर आप देखें तो ये वो इलाका है, इसे केवेतीन का इलाका कहा जाता है। ख़ासतौर पर ये बहुत आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका माना जाता है। बेरूत के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं ये वो इलाके हैं। और इजराइल ने कल रात को यानी 7 अक्टूबर के पूरे 1 साल हो जाने के बाद बेरूत के आसपास के इलाकों में बहुत बड़े अटैक किए हैं। अगर आप देखें बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है और ये वो अटैक्स हैं जिनसे नुकसान पहुंचा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर करीबन माउंट लेबनान का ये वो इलाका है जो अब तक बहुत सेफ माना जाता था, लेकिन शायद इजराइल ने अब अपने अटैक्स की जो इंटेंसीफाई कर दिया, बहुत ज़्यादा इलाकों में आगे बढ़ा दिया है। लेकिन आप देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक्स होंगी ये, खासतौर पे जिससे नुकसान अगर आप देखें, हालांकि देखिए आप उनके घरों का साजो सामान यहाँ नीचे पड़ा है और जो नुकसान आपका इनको हुआ है, आप देखिए कि ना सिर्फ स्ट्रक्चर्स ऊपर पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं बल्कि गाड़ियाँ और जो उनके अपने घर के जो नीचे जो चीज़ें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई।